गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में आपको कल्पना के बारे में बताया था कि कल्पना क्या है, कल्पना कहाँ से शुरू होता है, कल्पना कैसे लोग बच्चों में सृजनात्मकता पैदा करती है। ये सारी चीज़ें मैं कल्पना के माध्यम से आपको जो है बताए थे और उसी का एक अंग है चिंतन। आज मैं थिंकिंग के बारे में बात करूँगी कि चिंतन है क्या, चिंतन कहाँ से आया, चिंतन कैसे लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, कैसे इसका जो है अपनी समस्याओं के साथ इसका समाधान करते हैं। इसके बारे में आज हम चिंतन के बारे में आपको बताएंगे। थिंकिंग ये होता है कि मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। क्या है कि मानवीय जीवन जो है इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, सबको एक साथ ले लिया जाए तो देखा जाए कि क्या है कि इनकी जीवन जो है, जीवन शैली है, जीने का जो ढंग है वो क्या है, उस समस्याओं से भरा हुआ है। और हम एक समस्या का हल जो है नहीं कर पाते हैं कि दूसरा समस्या हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। हम ऐसे कई जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे कि लोगों में वो प्रवृत्ति आने लगती है कि हम कैसे समस्या का समाधान करें। जैसे कि मैंने एक समस्या का हल होता नहीं कि दूसरी समस्या सामने उपस्थित हो जाती है। ये समस्याएं प्रयत्न बिना हल नहीं होती, क्योंकि जब तक हम किसी समस्या के प्रति हल या किसी समस्या को लेकर हम उसके पीछे प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। इसका कभी कभी क्या है कि इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कि इसका मुख्य जो कारण है चिंतन एवं तर्क। समस्या समाधान को क्या करती हैं, उचित निर्णय लेने में इसका सहायता प्रदान करती है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि मानव जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो भी समस्याएं में जो है होती है, तो उसमें व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि ये समस्या आए तो उससे हम बिल्कुल घबरा जाए। नहीं, समस्याओं का हमें बिल्कुल बहुत ही शांत वातावरण में उसके बारे में हमको चिंतन और मनन करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ जाते हैं और व्यक्ति उसका जो है देखकर उसे घबरा जाते हैं और उसके बारे में बिल्कुल परेशान होकर जो है चिंता करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चिंतन करना चाहिए, थिंकिंग, विचार करना चाहिए कि हमें किस कारणों से ये समस्या हमारे पास आई है और इस समस्या का हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं। इसके बारे में हमें विचार विमर्श और चिंतन करना चाहिए, तभी हम किसी समस्या के बारे में जो है हम जो है समाधान कर सकते हैं। भाई घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश के प्रति हो। जैसे आप अभी समय देख लीजिए कि जिस स्तर पर देश और विदेश, हर जिस स्तर पर देखा जाए तो ये महामारी हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, विश्व स्तर पर भी फैला हुआ है। लोग इससे बचने के लिए क्या होते हैं कि घरों में बंद कर दिए जा रहे हैं। कई चीज़ों का जो है बनाया गया है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिल्कुल दूसरे के संपर्क में ना आइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये सारी चीज़ें क्या है, तो हमारे देश में या हमारे देश के जो बड़े लोग हैं फैसला ले रहे हैं, सरकार जो फैसला ले रही है, क्या कर रही है, वो चिंतन कर रही है ना कि इस समस्या से हम कैसे निपटारा पाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे, जिससे कि मैं अपने देश के लिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ा सकें और देश और समाज में रहने वाले व्यक्ति को भी वो सुविधा दे सकें जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उसी में वो चिंतन कर रहा है, न कि चिंता करके कोई बैठा है। इस प्रकार
हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर अगर मेरे सामने किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं या समस्याएं सामने आती हैं तो मुझे घबराना नहीं चाहिए और बिल्कुल उसका सामना करना चाहिए और साथ ही साथ उसके समाधान के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। ये तो हमारी थिंकिंग है। अब हम लिखेंगे चिंतन का अर्थ। चिंतन का अर्थ क्या है? चिंतन किसे कहते हैं? चिंतन का अर्थ, चिंतन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। दर्शन शास्त्र के अगर देखा जाए तो किसी भी विचार विमर्श या किसी समस्या समाधान के बारे में हम चिंतन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ जानेंगे कि ये चिंतन आया कहाँ से, किस चीज़ से इसका संबंध है। इसके बारे में हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो जैसे कई दर्शन शास्त्र ने जो है यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। कहा जाता है कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं या दर्शन शास्त्रीय हैं उनका कहना यह है कि जितने भी मतलब विश्व प्रगति कार्य हो रहा है वो मानव के चिंतन के जो है शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। ये मानव पर ही निर्भर करता है कि हमारे देश की प्रगति कैसे होगी और वह कैसे ये बता पाएगा। ये सब चिंतन करने मानव की शक्ति पर निर्भर करता है। तो चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता क्या करती है कि विज्ञान को जन्म देती है। वास्तविकता जैसे चिंतन क्या करती है कि वास्तविकता का पता लगाती है और साथ ही साथ वास्तविकता क्या करता है, विज्ञान को जन्म देती है। चिंतन शब्द का प्रयोग जैसे याद हो गया, कल्पना हो गया, अनुभव हो गया। क्या हो गया? याद, कल्पना, अनुभव। ये सब क्या है कि ये चिंतन करने पर मनुष्य की मानसिक शक्तियों का जो है पूरा सहयोग प्रदान करती है। याद का मतलब यह है कि जैसे मुझे कोई पूर्व घटना या समस्या हमारे सामने है तो वो हमें क्या रहता है कि हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा हमें याद रहता है कि ये समस्या से हम गुजर चुके हैं, इसका समाधान हम चिंतन के माध्यम से जो है कर चुके हैं। इस प्रकार से कई ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम अपने चिंतन को अपने जो है समस्या का समाधान किए हैं। कल्पना पूर्व अनुभवों के द्वारा या प्रतिमाओं के द्वारा जो भी हम चीज़ें देखते हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं। कहा गया ना, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन ही हमारा कल्पना कहलाता है। तो इसी तरह है कि कल्पना जो कर रहे होते हैं हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर देखे नहीं, लेकिन उसके बारे में सुनकर उसका कल्पना करना, उसके बारे में उसके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना करना, तो ये हमारी चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। और जो क्या करती है कि मानसिक शक्ति को हमारे बिल्कुल प्रबल बनाती है। अनुभव, कभी कभी जीवन में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उन समस्याओं का समाधान करते हुए हम जो है चिंतन के द्वारा समाधान करते हुए हम कई ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जिनके द्वारा हमें कई ऐसी नई सीख मिलती है जिससे कि हम अपने जीवन को किसी भी समस्या या किसी भी घटना के द्वारा अगर मेरे पास समस्या आती है तो उसे हमें चिंतन करने का
बिल्कुल अवसर मिलता है और जिससे कि मैं अपने समाधान को समाप्त कर सकती हूँ। इसके कहने का मतलब यही है कि दर्शन शास्त्रीय जो है, शिक्षा शास्त्री, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक का उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता क्या करती है, विज्ञान को जन्म देता है। और इन चिंतन शब्द का प्रयोग याद से होता है, कल्पना से होता है और अनुभव से होता है। आज इसके निम्नलिखित स्वरूप हैं। अब मैं चिंतन की परिभाषा के बारे में बात करूंगी कि चिंतन की परिभाषा क्या है। चिंतन की परिभाषा, तीसरी हेडिंग हमारी क्या है, चिंतन की परिभाषा। चिंतन की परिभाषा, देखो अक्सर चिंतन की परिभाषा पूछा जाता है। जैसे हम ले लेते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार देखिए, उन्होंने अपने शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त किया है कि चिंतन कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से, मतलब किस के बारे में जो है हम किस वस्तु के बारे में चिंतन प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित होता है। इनके कहने का मतलब क्या है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन क्या है? चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है जो यह सभी प्रकार की वस्तुओं, यह सभी प्रकार की वस्तुओं एवं विषयों से संबंधित होती है। सीधे से उन्होंने कहा कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, मतलब कि किसी भी समस्या को उसका प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं उसे देखती हूँ तो वो क्या है, प्रतीकात्मक व्यवहार के रूप में होता है। और यह सभी प्रकार की वस्तुओं एवं विषयों से संबंधित होती है। सभी प्रकार के विषयों, वस्तुओं एवं विषयों से क्या होती है, संबंधित होती है। क्योंकि चिंतन क्या है कि ऐसे कोई वस्तु नहीं है या कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर यह हमें चिंतन करने पर हमें मजबूर नहीं करती हो। ये हर विषय, हर वस्तु पर हमें चिंतन करने पे, जैसे कहीं समस्या आ गई किसी भी विषय पर या किसी वस्तु पर, तो उस पर हमें पूरा प्रतीकात्मक व्यवहार के रूप में इसमें हमें चिंतन करना पड़ता ही है। ये हमारे गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। अब जैसे हम ले लेते हैं वैलेंटाइन को। वैलेंटाइन के शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ा कहा है
इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में, मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखा जाए, चिंतन शब्द का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है जिसमें शब्द क्रमबद्धता, श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर हमें जो है अविराम की ओर अप्रगति या व्यवहार के रूप में हमें प्रवाहित करती है। इनके कहने का मतलब साफ साफ है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग इस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति श्रृंखलाबद्ध विचार करता हो, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर जो है अविराम हो, साथ ही साथ उसमें जो है प्रभाविता हो। क्योंकि प्रभाविता का मतलब जब हम किसी समस्या या समस्या के बारे में समाधान को ढूंढते हैं तो उसी जगह हमें जो है प्रभाविता का अवसर देखने को मिलता है। क्योंकि जब मैं या कोई भी व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाता है या उसका समाधान ढूंढता है तो उसमें कहीं न कहीं गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गति पाई जाती है, जिसके कारण वह चिंतन का जो है एक रूप उस उसके प्रतीकात्मक व्यवहार में उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे आपके जो है जैसे एक चीज हो गया, अगर हम देखते हैं कि उपरयुक्त मनोवैज्ञानिकों ने मतलब गिलफोर्ड हो गए, वैलेंटाइन हो गए, इन लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, इसका इस सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों में से संबंधित होती है। उन्होंने कहा कि इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग उसी क्रिया के लिए किया जाता है जिस पर श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की जो है लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती हो। ये वैलेंटाइन ने कहा। तो इसी शब्दों का कई मनोवैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण करते हुए इन सब चीज़ का अलग अलग जो है विश्लेषण किया। तो विश्लेषण करने पे उन्हें क्या मिलता है कि चिंतन कहाँ से निकल कर आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को चिंतन के बारे में विश्लेषण करके बताया है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। सबसे पहला क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण करने पर चिंतन के निम्नलिखित प्रकार जो है उन्होंने बताया कि चिंतन कहाँ कहाँ से जो है लोगों के सामने समस्या को उत्पन्न करके समाधान करने में मदद करती है। तो सबसे पहले क्या है हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया। हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? देखिए, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अंग माना जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का क्या माना जाता है? एक अंग माना जाता है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी विषय या वस्तु या घटना के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बारे में मुझे संज्ञान होगा,
तभी हम उस पर चिंतन करने के लिए जो है पूरी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है कि प्रयत्न में हमें चुनाव करना पड़ता है, जैसे क्या सीखना है, कहाँ हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। और आज क्रियाओं को या किसी समस्या का समाधान करने में जो है ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया हमारा विशेष रूप से हमें जो है सहयोग प्रदान करती है। तभी हम चिंतन को मतलब किसी भी समस्या समाधान में चिंतन करने का पूरा हमें सहायता प्राप्त होता है। दूसरा हमारा है जो है उद्देश्य पूर्णता। दूसरा क्या है हमारा उद्देश्य पूर्णता। उद्देश्य पूर्णता प्रक्रिया या उद्देश्य पूर्णता। देखिए, जब भी हम किसी समस्या समाधान के बारे में या चिंतन की क्रिया उद्देश्य पूर्णता की ओर हमें अग्रसित करती है। जैसे हम कोई दिवा स्वप्न देखते हैं या कल्पना करना प्रारंभ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कल्पना आज में उद्देश्यहीन क्रियाओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो जब हम किसी कल्पना या क्रिया करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हमारी उद्देश्यहीनता का कहीं न कहीं जो है प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो उसकी परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम किसी समस्या या किसी पात्र या किसी वस्तु के बारे में हम उसका जो है उद्देश्य नहीं बनाएंगे कि इस कल्पना या जिसके बारे में हम चिंतन कर रहे होते हैं, उसकी हमें पूरा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस समस्या समाधान को पूरे तरह से हमें जो है लक्ष्य को हम अपने प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फिर है कि इससे जैसे कि जब हम कल्पना करते हैं या कुछ और भी करते हैं, तो इसमें उद्देश्य पूर्णताहीनता पाई जाती है। तो इसमें चिंतन का जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, उद्देश्यहीनता को प्राप्त, उसमें कोई प्रक्रिया या कोई क्रिया नहीं रह जाती है। हमें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही चिंतन करना चाहिए। तीसरा क्या है हमारा समस्या समाधान। तीसरा हमारा क्या है समस्या समाधान। हाँ, तो विश्लेषणों के बाद जो मनोवैज्ञानिक ने विश्लेषण किया कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए, उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, और तीसरा चरण हमारा क्या है समस्या समाधान। इसमें क्या है चिंतन के द्वारा समस्या समाधान की प्रक्रिया जो है होता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार का जो है जब उसे संतोष या किसी सुख की प्राप्ति होती है, जैसे हमारे पास कोई समस्या आता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसका जब समाधान कर लेता है तो समाधान करने के बाद क्या मिलता है, उसे संतोष प्राप्त होता है। संतोष सुख प्राप्त करता है। मतलब कि ये जान लीजिए कि जब भी कोई समस्या किसी भी व्यक्ति के सामने आता है, जब वह चिंतन के माध्यम से उसका समाधान करता है तो उसे क्या मिलता है, वह संतोष रखता है, बिल्कुल सुख, अपने आप में सुख अनुभव करता है। ये सारी चीज़ें चिंतन के माध्यम से होता है। चौथा हमारा है प्रतीकात्मक
क्रिया। क्या है चौथा? प्रतीकात्मक क्रिया। प्रतीकात्मक क्रिया। प्रतीकात्मक क्रिया में देखेंगे क्या है? चिंतन मुख्य रूप से, चिंतन जो है मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक क्रिया है। क्या है? प्रतीकों पर मानसिक आधारित क्रिया है। कहने का मतलब ये है कि चिंतन हम कब प्रारंभ करेंगे? जब इसका कोई एक प्रतीक होगा, मतलब जब किसी समस्या का हमें कोई अंग प्राप्त होगा, तभी उससे हम अपनी मानसिक क्रिया को क्या करते हैं, जो है बिल्कुल पूरा मानसिक क्रियाओं को लगाते हैं। उसके प्रतीकों के माध्यम से उसका जो है समाधान या जो है आधारित होती है। जैसे ब्रूनर ने कहा है कि प्रतीकों का प्रयोग होता है। जैसे मकान निर्माण में प्रतीकात्मक चिंतन प्रक्रिया चलता है। हम मकान को देखते हैं, उसका समाधान यह ढूंढते हैं, उस पर चिंतन जब प्राप्त करना शुरू करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि उस पर हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इस पर देखो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी निर्भर होता है। क्योंकि प्रतीकात्मक में क्या होता है कि मकान की जो डिजाइन होती है बनाने की, उसे हम कभी याद आता है और कभी लोग क्या करते हैं, उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक चिंतन के माध्यम से ही हमें समस्या का हम पूरा समाधान कर सकते हैं। तो ये तो एक विश्लेषण करने पर ये सारी चीज़ें मिली थी। अब मैं पढ़ूंगी कि चिंतन के उपकरण या साधन। चिंतन के उपकरण या साधन के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या उपकरण हो सकते हैं और क्या साधन हो सकते हैं। चिंतन के उपकरण या साधन। चिंतन के उपकरण या साधन। अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी समस्या पर विचार या चिंतन या कल्पना या अनुभव के माध्यम से करते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि हमें किन किन उपकरणों की और किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी समस्या, जिस समस्या पर हम चिंतन कर रहे होते हैं, वो उसका समाधान किस उपकरण और किस साधन के माध्यम से होता है, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। जैसे उपकरण और साधन, तो हम ले लेते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर चिंतन प्रक्रिया को आधार स्तंभ मानते हुए उनको निम्नलिखित उपकरण का जो है व्याख्या किया है। निम्नलिखित उपकरण के बारे में उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले उपकरण क्या है? हमारी प्रतिमाएं। सबसे पहले उपकरण हम क्या मानेंगे? प्रतिमाएं। प्रतिमाएं का मतलब ये होता है जैसे कोई चित्र हो गया, कोई पात्र है जिसके बारे में हम जान रहे होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर
व्यक्त होता है। हम जो है कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सुनते हैं या कुछ घूमते हैं, मतलब सभी का आधार मन में हमारे विकसित होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कहीं जाते हैं या घूमते हैं, देखते हैं और सुनते भी हैं, तो ये हमारे मन मस्तिष्क में क्या है कि घूमता मतलब एक अनुभव के रूप में जो है एक विकसित होता है प्रतिमाएं। जैसे कि हम कहीं गए, कुछ चित्र देख लिए तो वो हमारे मन में चलता रहता है, उसके बारे में सुन भी लिए, ठीक, उसके बाद उसे हम देख भी लिए, लेकिन ये क्या प्रतिमाओं के ही माध्यम से हम उस पर जो भी घटनाएं होती हैं या समस्या उसमें होती है, तो उस समस्याओं को हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, ये सारी चीज़ें विकसित होंगी जब देखेंगे सुनेंगे और जो है कुछ मतलब सारी चीज़ें ये चलती हैं, तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इनकी स्मृति, प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, श्रव्य प्रतिमा, कौन कौन से, दृश्य प्रतिमा, श्रव्य प्रतिमा और जो है स्मृति प्रतिमा, ये सब आज क्या है प्रतिमाएं हमारे मन मस्तिष्क में जो है रहती है। इन्हीं प्रतिमाएं के माध्यम से जो है चिंतन करने में हमें पूरा सहयोग प्राप्त होता है। दूसरा उपकरण या साधन हमारा प्रत्यय है। दूसरा उपकरण हमारा साधन या प्रत्यय है। साधन प्रत्यय है। तो प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय सामान्य वर्ग के लिए एक सामान्य विचार होता है जो सामान्य वर्ग के सभी वस्तुओं, क्रियाओं का प्रतिबिंब या प्रतिनिधित्व करता है। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है। जैसे कि हम कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वो हमारा क्या है, इनके माध्यम से हम संपूर्ण ज्ञान का योग या संपूर्ण ज्ञान का बोध हमें होता है। जैसे हो गया क्या, हाथी शब्द। हाथी शब्द को हम सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी शब्द तो आ गया, लेकिन क्या हुआ कि हम हाथी को जब तक देखेंगे नहीं, उससे संबंधित प्रत्यय हमारे मन में जागता भी नहीं है। हाथी तो हम सुन लिए, लेकिन हाथी को तो हमने देखा है नहीं कि हाथी कैसा होता है। तो ये प्रत्यय हमारे मन में तभी जागेगा जब हम हाथी सुने तो हैं लेकिन देखे नहीं। जब देखेंगे तो ये प्रत्यय हमारे मन में जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। जब हम सुनते हैं शब्द को और फिर जब देख लेते हैं तो उससे हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से चिंतन प्रक्रिया बिल्कुल सशक्त हो जाती है। जब कोई बच्चा किसी वस्तु या किसी एनिमल्स, कोई भी किसी भी घटना के बारे में हम बताएंगे, जब तक उस घटना के बारे में वह सुनता है लेकिन देखता नहीं है, जब सुनता और देखता दोनों है तो उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे चिंतन प्रक्रिया क्या होती है, बिल्कुल सशक्त हो जाती है। अब हमारा आता है प्रतीक एवं चिन्ह। हम तीसरा हमारा क्या है, प्रतीक एवं चिन्ह। प्रतीक एवं चिन्ह। प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में बात करेंगे। प्रतीक एवं चिन्ह मुक्त रहते हुए भी यह अपना अर्थ स्पष्ट व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्हें जब भी जैसे सड़क पर बने हुए प्रतीक हम देखते हैं, मान लीजिए किसी भी वस्तु, जैसे हमारे देश की प्रतीक अगर चिन्ह पूछा जाता है तो हम लोग जो है
बताते हैं कि जैसे कमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल है, हाँ, और झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसके बारे में क्या, उसके प्रतीक के बारे में हम जो है बताते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, देखकर और सुनकर उसके बारे में हमें चिंतन करना होता है कि ये इसी का प्रतीक है और ये इसके माध्यम से है, तभी तो हम उस पर चिंतन को क्या करते हैं, काफ़ी सशक्त बनाते हैं। प्रतीक सारी चीज़ों को जान लेते हैं जब अच्छे से, तभी तो हम उस पर चिंतन कर पाते हैं। नहीं अगर जान पाते हैं तो उसके बारे में हमें चिंतन करने में असमर्थता प्राप्त होती है और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोई मोहर ले लीजिए, तो मोहर किसी कॉलेज का होगा ना, तो कॉलेज का कुछ चिन्ह तो होगा, कुछ प्रतीक होगा, तभी तो मोहर बना है, उसके नाम से बना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दर्शाती है, इस पर हमें चिंतन करने पर पूरा पूरा सहयोग मिलता है और जिससे कि हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा हमारा क्या है, भाषा है। भाषा, चिंतन में भाषा भी देखा जाता है, ये भी एक उपकरण और साधन है। चौथा हमारा क्या है, भाषा। भाषा, इसके भी माध्यम से क्या है कि भाषा का प्रयोग सामान्यतः होता रहता है, लेकिन विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। तो उनके कहने का मतलब कि हम तो जब बच्चा जन्म लेता है तभी से कुछ न कुछ ऊँगा कुछ भी करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके भाषा में भी परिवर्तन होता जाता है। लेकिन यहाँ मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि भाषा के पीछे क्या है कि जो है एक चिंतन शक्ति उन्होंने बताया कि जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें हमारी चिंतन की प्रक्रिया देखने को या चिंतन करने की प्रक्रिया हमें झलकती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, मुस्कुराता है, भाव चढ़ाता है एक दूसरे को देखकर, फिर गर्दन हिलाना, आँख दिखाना, मतलब क्या है, ये सब भाषा के ही माध्यमों से जो है होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन सभी तो जो है हम ये चौथा उपकरण हमारा क्या था, भाषा था। और पांचवा है सूत्र। पांचवा क्या उपकरण है, साधन है, सूत्र है। इसको भी हम बताएंगे कि सूत्र क्या है, जिसके माध्यम से चिंतन में जो है हमें पूरा पूरा सहयोग और सहायता प्राप्त होता है। इसमें हमारी प्राचीन परंपराएं रहती हैं, जिसके माध्यम जैसे प्राचीन परंपराओं को हम ले लेते हैं, देखते हैं कि छोटे छोटे जो है लोग उपकरण और एकत्रित करके संचित करते हैं। इनमें कई चीज़ होते हैं, जैसे कि सूत्र के माध्यम से विज्ञान में कोई सूत्र हो गया, गणित में कोई सूत्र हो गया। उन परंपराओं के आधार पर हमें चिंतन करने में उपकरण या साधन की ज़रूरत होती है। सूत्र तो हमें गणित में भी प्राप्त होता है और विज्ञान में भी मिलता है। इन सब छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से एकत्रित करके संचित करके हमें चिंतन करने में पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होता। तो ये क्या है, चिंतन के उपकरण या साधन है। कौन कौन से हैं, प्रतिमाएं हैं, प्रत्यय है, प्रतीक एवं चिन्ह है, भाषा है, सूत्र है। ये सब क्या है, उपकरण हैं। अब हम बात करेंगे चिंतन के प्रकार। चिंतन के कितने प्रकार होते हैं। अरे बाप रे, बहुत गंदा है ये तो। चिंतन के प्रकार चिंतन के प्रकार। चिंतन को 4 रूपों में विभाजित किया गया है। चिंतन को कितने रूपों में, 4 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा क्या है, प्रच्छात्मक चिंतन।
प्रत्याख्यात्मक चिंतन प्रत्याख्यात्मक चिंतन इसमें जो है बार बार के अनुभवों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। जो मुझे पिछली किसी समस्या पर या किसी जो है वस्तु पर जो भी चीज़ें देखने को मिलती है, उस अनुभवों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक साथ एकत्रित करते हैं। उससे क्या होता है कि ज्ञान की स्थायित्व हमारे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर वो क्या होती है, जागृत होने लगती है। जैसे कि हम कोई बार बार किसी चीज़ को बार बार अपने मन मस्तिष्क में ले आते हैं, तो क्या होता है कि ज्ञान में स्थायित्वता प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम चिंतन को बिल्कुल सशक्त बनाते हैं। दूसरा हमारा है प्रत्यात्मक है। प्रत्यात्मक पहला हमारा था प्रत्यात्मक और दूसरा है प्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक बोलते हैं या इसको अवधारणा चिंतन भी बोलते हैं। अवधारणा चिंतन इसमें क्या है कि मानव मस्तिष्क ज्ञान या परिचय के फलस्वरूप अपने मस्तिष्क में जो भी कोई प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यय की स्थापित करता है। जैसे कोई प्रत्यक्ष रूप से हम कोई वस्तु को देखते हैं या घटना को देखते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, स्थापित हो जाता है। हमेशा के लिए वो हमारे मन मस्तिष्क में रहता है, वो कभी बाहर नहीं जाता। और पुनः प्रत्यय क्या करता है, यही प्रत्यय पुनः जागृत होकर जो है वस्तु को पुनः स्मरण करने में सहायता प्रदान करती है, जिसके माध्यम से जैसे हम कोई वस्तु या घटना देखकर हमारे मन मस्तिष्क में वो चीज़ें बार बार आती रहती है, तो वो क्या करती है कि पुनः उसे स्मरण करने में या धारण करने में हमें यह प्रत्यात्मक क्या करता है, पूरा सहयोग करता है। अब हमारा तीसरा है विचारात्मक चिंतन। तीसरा क्या है, विचारात्मक चिंतन। विचारात्मक चिंतन है, इसमें क्या होता है कि किसी भी घटना या वस्तु को जब हम देखते हैं उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उस समस्याओं के माध्यम से जब हमें समाधान के बारे में हम चिंतन करते हैं, तो यह हम विचार उत्पन्न करते हैं कि आखिर यह समस्या या कहाँ से आई, इसके बारे में हम पूरे जो है समाधान करने में विचार हमारा क्या करता है, पूरा सहयोग करता है। चौथा हमारा है सृजनात्मक चिंतन। ये क्या होती है कि प्रत्याख्यात्मक, प्रत्यात्मक और विचारात्मक ये चिंतन मिलकर एक सृजनात्मक चिंतन का उदय होता है। क्योंकि जब आदमी कोई भी व्यक्ति चिंतन जो है विचार क्रिया को अपनाता है, तो उसमें क्या होती है कि नई चीज़ों का सृजन होता है। चौथा हमारा क्या है, सृजनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है कि जब किसी विचार या क्रिया के माध्यम से किसी समस्या में नवीनता प्राप्त होती है या देखने को मिलती है, तो नई चीज़ों का उसमें कहीं न कहीं सृजन पाया जाता है। नई चिंतन करने पर हमें विचारात्मक ढंग से पूरी वो होती है कि हम किस प्रकार से इस समस्या को नए ढंग से सुलझाने में पूरी सहयोग प्रदान करती है, जिससे कि नए चीज़ें हमारे सामने आएंगे
तभी हम वो नए ढंग से या नए उपकरण के माध्यम से सृजनात्मकता जो है उत्पन्न होती है और इसमें ज्ञान की खोज होती है, तो सृजनात्मक चिंतन बढ़ता है। इसमें क्या होती है, जब हम किसी समस्या को समाधान करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो चिंतन क्या होता है, वो सृजनात्मक चिंतन का रूप हो जाता है, नई चीज़ों के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो ये चिंतन का प्रकार था। पहला क्या है, प्रत्याक्षात्मक चिंतन है, दूसरा प्रत्यात्मक या अवधारणात्मक चिंतन, तीसरा हमारा विचारात्मक चिंतन है और चौथा हमारा सृजनात्मक चिंतन। देखो चिंतन एक मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है। मूर्त और अमूर्त चिंतन, अपसारी और अविसारी चिंतन, ये भी चिंतन के ही कैटेगरी में आते हैं। इन्हें चिंतन के ही माध्यम से रखा गया है कि ये भी हमें कहीं न कहीं किसी समस्या पर समाधान करने में ये हमारी मदद करती है। जैसे अमूर्त चिंतन क्या हो गया कि जब मूर्त चिंतन बाहरी आवरणों को देखकर होता है और अमूर्त चिंतन क्या होता है कि वो वस्तुओं से भीतरी सीमित से संबंधित होता है। अमूर्त क्या होता है, वो बाहरी आवरणों से संबंधित होता है। मूर्त एवं अमूर्त चिंतन मूर्त एवं अमूर्त चिंतन में अंतर इन दोनों में अंतर देखना है। मूर्त चिंतन क्या है और अमूर्त चिंतन क्या है। तो मूर्त चिंतन में क्या है कि किसी वस्तु की बाहरी सतह से जो है चिंतन करने में, जैसे कोई वस्तु आप ले लीजिए तो जो भी हम वस्तु लेते हैं उसके बाहरी चीज़ों को, बाहरी आवरणों को देखकर उसके बारे में हम चिंतन प्रारंभ करते हैं। और अमूर्त क्या होती है, अमूर्त अप्रत्यक्ष होती है। ये मतलब कि जो है ये भीतरी सीमित भीतरी जो है भीतरी सीमित में ये होता है। क्योंकि हम जब किसी, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो बुर्का पहन कर जा रही, वो तो महिला है लेकिन बुर्का पहन कर जा रही है, तो महिला है, तो महिला को हम बुर्का पहन कर देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी मूर्त रूप से चिंतन कर रहे हैं कि ये महिला है, ये बुर्का पहनी हुई। लेकिन महिला कौन है, उसका रूप रंग कैसा है, यह अनुमान हम अमूर्त चिंतन के माध्यम से करते हैं। तो पहला क्या है कि मूर्त चिंतन में किसी वस्तु की ऊपरी सतह के बारे में विचार किया जाता है। और दूसरा हमारा अमूर्त चिंतन में क्या है कि अमूर्त चिंतन में किसी भी वस्तु के भीतरी सतह के बारे में पूर्ण चिंतन करने में हमें सहयोग करती है। यह हमारा मूर्त अमूर्त चिंतन हो गया। अपसारी और अविसारी चिंतन, ये भी दो प्रकार के चिंतन होते हैं। अपसारी एवं अविसारी चिंतन ये भी मूर्त और अमूर्त की ही तरह होता है।
और सारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में जो है चिंतन करता है, एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों के माध्यम से करता है, वो हमारी अपसारी चिंतन कहलाता है। दूसरा है अपिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, इस प्रकार की व्यक्ति चिंतन की प्रक्रियाओं के या चिंतन के प्रक्रियाओं में जो है किसी भी विषय पर एक या एकांकी ढंग से मतलब उस पर चिंतन करता है, वो हमारा जो है अभिसारी चिंतन कहलाता। जैसे अभिसारी चिंतन में ले लीजिए एकांकी ढंग से अब जब हम चिंतन करना शुरू करेंगे, जैसे हम किसी ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जो है ये भगवान मेरा कल्याण करिए, मुझे दर्शन दीजिए, इसके लिए हम क्या करते हैं एकांकी मतलब एक कहीं अकेलेपन में जाकर उस पर चिंतन करते हैं कि मुझे प्रभु का दर्शन कैसे होगा या जो है ईश्वर का दर्शन कैसे होगा या ईश्वर हमें मिलेंगे। तो ये अपसारी चिंतन का जो है एक अंग है, ये एकांकी रूप से करते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि भिन्न भिन्न विधियों के माध्यम से मुझे चिंतन करने में सहयोग प्रदान करता है। अब वो आता है कि शिक्षा द्वारा चिंतन का विकास। तो चिंतन की प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया रही है। चिंतन मतलब शिक्षा के द्वारा चिंतन का विकास। शिक्षा के द्वारा चिंतन का विकास ये देखो कि जो है चिंतन एक क्या है, चिंतन की प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें समय समय पर पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर नवीन अवधारणाओं का समावेश होता है। जैसे शिक्षा के माध्यम से सारी चीज़ें उसमें बालकों में जो है उत्पन्न किया जाता है। पहला क्या है, नवीन अनुभव है, नवीन सूचनाएं हैं, कल्पना एवं तर्क है, और जो है अनुसंधान है, निर्देशन एवं परामर्श है, प्रयोग है, संश्लेषण एवं विश्लेषण है, ज्ञान का विस्तार है, जो है बुद्धि है और सर्वांगीण विकास है। ये शिक्षा के द्वारा ही चिंतन का विकास किया जाता है। क्या क्या हम विकास कर सकते हैं, पूर्व अनुभव या नवीन अनुभव होता है, नवीन सूचनाएं होती हैं, कल्पना एवं तर्क होता है, संश्लेषण से विश्लेषण होता है, अनुसंधान होता है, निर्देशन एवं परामर्श होता है, प्रयोग होता है, ये ज्ञान का विस्तार होता है, बुद्धि होता है और जो है सर्वांगीण विकास होता है। तो ये जो है शिक्षा के द्वारा हम बालकों में ये सारी चीज़ों को चिंतन का जो है विकास करते हैं। पहला क्या है, नवीन ज्ञान, नवीन अनुभव। दूसरा है नवीन सूचनाएं। तीसरा है कल्पना एवं तर्क। और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये इन्हीं सब के माध्यम से ज्ञान का विस्तार है, अनुसंधान है। जैसे ले लीजिए चौथा हमारा क्या है, अनुसंधान का मतलब खोज। अनुसंधान आदि जो है शिक्षा के द्वारा हम चिंतन का विकास बालकों में कर सकते हैं। यह शिक्षक का कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें एक विद्यालय स्तर पे शिक्षकों में करनी चाहिए। आज मेरा ये टॉपिक कल्पना के बाद चिंतन था, थिंकिंग था, अब तर्क होगा। अगले वीडियो में हम आपको तर्क के बारे में समझाएंगे, तर्क क्या है, तर्क कहाँ से उत्पन्न होता है बालकों में,
शिक्षा के द्वारा तर्क का विकास कैसे हो सकता है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।